Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ना है मदर नेचर चैप्टर नंबर 5 के बारे में. ठीक है, तो पेज नंबर 66 है. सब बच्चे अपनी बुक्स खोल लें और पेज नंबर 66 पे चले जाएं ताकि हम इस पोइट्री को स्टार्ट कर सकें. द मदर नेचर बाय एमिली डिकिंसन. अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले आई हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड आई वांट एवरीबडी इन द क्लास टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर विच आई कैन सी. अच्छा, तो बच्चे मुझे सबसे पहले बताएं कि व्हेन आई से मदर नेचर तो आपके दिमाग में क्या बात आती है. व्हाट इज मदर नेचर, व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट मदर नेचर और व्हेन यू रीड मदर नेचर. या फिर अगर मैं पूछूं कि शेयर योर थॉट्स अबाउट द टाइटल मदर नेचर, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, इस बात का क्या रिस्पॉन्स करेंगे. व्हाट इज मदर नेचर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदर नेचर. नेचर इज काइंड लाइक मदर. समन कह रही हैं मदर बिहेवियर. ओके, और अर्थ में भी हसीब कह रहे हैं. ओके, वेरी नाइस. ओके, तो सब बच्चे अपना रिस्पांस दे रहे हैं. ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये आता है कि मदर को कंपेयर किया जा रहा है नेचर के साथ, या हो सकता है कि नेचर इज़ काइंड लाइक मदर, इस तरह की बात की जा रही है, या कोई कह रहा है कि अर्थ के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, ओके, मदर बिहेवियर के बारे में बात की जा सकती है, ये कह रहे हैं. अच्छा, एक कोई क्वेश्चन है. हैव यू रेड एनी अदर पोम्स बाय एमिली डिकिंसन? If so, what themes or styles do you associate with her work? आपने एमिली डिकिंसन के बारे में पहले कभी कुछ पढ़ा है या आपको पता है who is एमिली डिकिंसन? I want everybody to participate. Okay, कोई बच्चा बस बता दे कि who is एमिली डिकिंसन. एक अमेरिकन पोइट है. इसके अलावा कोई जानता है इनके बारे में कि क्या किस तरीके की पोइट्री लिखती हैं? अच्छा, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आज की पोइट्री के अंदर हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो मेजर थीम्स इसके अंदर डिस्कस होंगी और जो सब चीज़ें. अच्छा, इसके अलावा बेस्ड ऑन द टाइटल एंड द पोइट्स नेम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस पोम माइट एक्सप्लोर और कन्वे. अब आपको क्या लगता है? ओके, पोम इट्स टू मदर्स रिमेंबर्ड. ओके इब्राहिम, अभी मुझे ये बताएं कि इस पोइट्री के अंदर आपको क्या लगता है कि किस तरीके की थीम्स डिस्कस की जा रही होंगी, या क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा होगा, किस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा होगा इस पोइट्री के अंदर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कोई आप लोगों की पहले से परसेप्शन है काइंडनेस ऑफ नेचर के बारे में? ओके, ठीक है. She might be discussing about nature, how she nourishes everyone, like okay, it's beauty. Okay, very good. नबीहा ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. जेंटल मदर, मदर्स लव के बारे में डिस्कशन की जा रही होगी. ओके, ये आप लोगों का भी परसेप्शन है इसके बारे में. लेट्स रीड इट एंड देन सी कि इसके अंदर क्या डिस्कशन की जा रही है. फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे और इसकी पैराफ्रेजिंग भी साथ साथ करते जाएंगे. ठीक है, अब मैं इसको पहले रीड कर रही हूँ ताकि एक आपके सामने जो इसकी राइमिंग स्कीम भी है और हर एक चीज़ क्लियर हो जाए. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू दी एक्सप्लेनेशन. अभी आई एम जस्ट रीडिंग इट. ओके, नेचर द जेंटलेस्ट मदर, impatient of no child, the feeblest or the waywardest, her admonition mild. In forest and the hill, by traveller is heard, restraining rampant squirrel or too impetuous bird. How fair her conversation, a summer afternoon, her household, her assembly, and when the sun goes down, her voice among the isles incites the timid prayer of the minutest cricket of the most unworthy flower. When all the children sleep, she turns as long away as will suffice to light her lamps, then bending from the sky with infinite affection and infiniter care. Her golden finger on her lip will silence everywhere. तो यहाँ तक थी ये पोइट्री. आई होप सब बच्चों को समझ में अभी सब कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि पूरी की पूरी पोइट्री किस चीज़ के बारे में होने वाली है. ठीक है, तो अब इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस जो है ना वो हम करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को why it's not open. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मैं ज़रा दूसरी फाइल भी खोल लूँ ताकि आप लोगों को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको समझा सकूँ. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके बच्चों, ये आप लोगों के पास आ गया है. अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन है इसके लिए मैंने ये एक अलग साइड पे फोल्डर बनाया हुआ है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोइट्री. तो हमने पहला स्टैंजा देखना है सबसे पहले. नेचर द जेंटलेस्ट मदर, इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड, द फीबलेस्ट और द वेवॉर्डेस्ट, हर एडमोनिशन माइल्ड.
एक काम करें, साथ में आपके पास ना पेज नंबर 2 पे ग्लॉसरी दी हुई है, आप उसको भी खोल के रखें अपने सामने और साथ में इन चीज़ों को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं वर्ड बाय वर्ड भी वैसे तो बताती रहूँगी मीनिंग, लेकिन ताकि आप लोगों को डिटेल में समझने में आसानी रहेगी, आप उसको भी सामने रखिएगा। अच्छा, नेचर, अब किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? नेचर के बारे में बात की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ना मदर नेचर, अब हमें यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि मदर को नेचर कहा जा रहा है, ठीक है, या नेचर को मदर कहा जा रहा है, विच मीन्स दैट यहाँ पे मेटाफर इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट, कि डायरेक्टली एक चीज को दूसरी चीज कहा जा रहा है। जैसे नेचर को मदर कहा जा रहा है कि मदर नेचर, नेचर और मदर को इकट्ठे इस्तेमाल किया जा रहा है वर्ड को, ठीक है। अच्छा, अब नेचर द जेंटलेस्ट मदर, अब नेचर को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि नेचर क्या है? जेंटलेस्ट मदर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जो खवातीन की, जो एक माँ की क्वालिटी है, वो एक या इंसान की क्वालिटी क्या है, वो नेचर को दी जा रही है, सही है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? नेचर द जेंटलेस्ट मदर। अब जो जेंटलेस्ट है, हमने, आपको याद होगा, एडजेक्टिव्स पढ़े थे, और एडजेक्टिव्स के अंदर हमने डिफरेंट डिग्रीज पढ़ी थी, और डिफरेंट डिग्रीज में हमने क्या पढ़ा था कि एक डिग्री होती है जो सुपरलेटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव, फिर क्या थी, फिर कंपैरेटिव थी, और फिर सुपरलेटिव थी। सुपरलेटिव मतलब कि जो एक्सट्रीम चीज़ है। तो जेंटलेस्ट मदर की सबसे जो जेंटलेस्ट मदर है ना, वो नेचर है। अब मदर्स के बीच में भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो नेचर क्या है? वो सबसे ज़्यादा जेंटलेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली है, वो सबसे ज़्यादा काइंड है। जेंटल का क्या मतलब होता है? काइंड, ठीक है। तो मदर, नेचर क्या है? द जेंटलेस्ट मदर है, ओके। फिर क्या कहती है? इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड, ठीक है, वो इंटॉलरेंट नहीं है अपने किसी भी बच्चे को लेके। अब चाइल्ड से यहाँ पे मुराद क्या है? चाइल्ड पे सारी की सारी क्रिएशंस हैं, जितनी भी मखलूक़ात इस दुनिया के अंदर है, उन सबको चाइल्ड कहा जा रहा है, चिल्ड्रन कहा जा रहा है, ठीक है। इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड, कि वो अपने किसी भी बच्चे को लेके इम्पेशेंट नहीं है, इंटॉलरेंट नहीं है। इम्पेशेंट का मतलब है इंटॉलरेंट, ठीक है, कि कोई, वो हर बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा उसके अंदर पेशेंस है, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किसी को लेके भी वो इम्पेशेंट नहीं होती, वो इंटॉलरेंट नहीं होती, उसको गुस्सा नहीं आता, वो जो है ना, वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाती, वो अपने उस प्यार में ही, उस काइंडनेस में ही रहती है, ठीक है। द फीबलेस्ट और द वेवॉर्डेस्ट, अब दो कंपैरिजन किए जा रहे हैं। अब देखिए, EST यूज करके मैंने आपको बताया था ना कि जब हम कंपैरेटिव डिग्रीज पढ़ रहे थे, सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी आपने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है ना, तो हमें फीबलेस्ट और जिस तरीके से वेवॉर्डेस्ट या जेंटलेस्ट, हम इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पोएटिस ने क्या किया है, उसने दोनों एक्सट्रीम्स यूज़ की हैं, फीबलेस्ट की भी और वेवॉर्डेस्ट। फीबलेस्ट कहते हैं कमज़ोर तरीन मखलूक, जो उसके बारे में बात की जा रही हो, और दूसरी तरफ किसका कंपैरिजन किया जा रहा है? वेवॉर्डेस्ट, लाइक कोई बहुत स्टबर्न हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, कोई भी जो बहुत स्ट्रॉन्ग या बिगड़ी हुई जो है वो उसके किसी भी क्रिएशन के बारे में बात की जा रही हो। तो वो कह रही, पोएटिस क्या कह रही है कि नेचर क्या है? नेचर द जेंटलेस्ट मदर इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड, कि उसके अंदर जो टॉलरेंस है वो हर बच्चे के लिए, वो किसी भी बच्चे को लेके इम्पेशेंट नहीं होती, इंटॉलरेंट नहीं होती, ठीक है। और साथ में चाहे वो बच्चा बहुत कमज़ोर से कमज़ोर तरीन हो या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वेवॉर्डेस्ट, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो या बहुत बिगड़ा हुआ हो या बहुत ख़राब हो गया हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है। फिर कहती है अगली ही लाइन के अंदर, देखें इसके अंदर क्या है, इसको कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, इंजमेंट का इस्तेमाल किया गया है। हर एडमोनिशन माइल्ड, एडमोनिशन का क्या मतलब है? एडमोनिशन का मतलब यहाँ पे ना एडवाइस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कि उसका जो एडवाइस करने का तरीका है, अपने बच्चे को समझाने का या नसीहत करने का तरीका है, वो बहुत माइल्ड है, बहुत काइंड है, बहुत आराम से बात की जा रही है, ठीक है, बहुत हार्श तरीके से नहीं समझा रही, ठीक है। माइल्ड का ऑपोजिट हार्श है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है पूरे के पूरे स्टेंजा के अंदर, कि जो नेचर है वो एक जेंटलेस्ट मदर है, वो एक्सट्रीम जो है वो जेंटलेस्ट है, वो काइंड है, ठीक है। और वो अपने किसी भी बच्चे को लेके, किसी भी क्रिएशन को लेके जो है वो इम्पेशेंट नहीं है, इंटॉलरेंट नहीं है, वो किसी भी चीज़ को, उसके अंदर बर्दाश्त खत्म नहीं होती, चाहे फिर उसका बच्चा जो है वो एक नाजुक से नाजुक हो, या फिर कोई बदतमीज़ से बदतमीज़ हो, या फिर कोई स्टबर्न हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या बुरा हो चुका हो, ठीक है। उसकी जो नसीहत करने का तरीका है वो हमेशा माइल्ड ही रहता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? वार्निंग दे के बात करती है, बहुत ही वार्निंग देने का तरीका भी उसका बहुत माइल्ड है, बहुत हार्श तरीके से नहीं बात करती जो मदर है, ठीक है, मदर नेचर की बात की जाए तो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखें ना, तो पैराफ्रेजिंग क्या है? नेचर इज लाइक अ वेरी जेंटल एंड लविंग मदर, शी इज नेवर इम्पेशेंट विद एनी ऑफ हर चिल्ड्रन वेदर दे आर वीक और स्टबर्न. When she corrects them, she does so softly and kindly. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ये पूरी की पूरी पैराफ्रेजिंग इस पूरे स्टेंजा को ही डिपिक्ट करी है, और उसमें क्या बता रही है
कि क्या है, जो नेचर है वो सबसे ज़्यादा जेंटल है, बहुत ज़्यादा लविंग मदर है, और वो क्या करती है, वो अपने किसी भी बच्चे को लेके इम्पेशेंट नहीं होती, इनटॉलरेंट नहीं होती, और वो क्या है, चाहे फिर वो बच्चा वीक हो या फिर वो स्टबर्न हो, ठीक है। और जब वो उसको करेक्ट करती है, उसको एडवाइस करती है, उसकी करेक्शन करती है, तो क्या करती है, बहुत सॉफ्टली और काइंडली करती है, उसके अंदर कोई भी हार्शनेस नज़र नहीं आती हमें। तो अब ये देख लेते हैं कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का जो इस्तेमाल किया गया है वो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो इसके अंदर हमारे पास मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, कैसे नेचर को मदर कहा जा रहा है, नेचर इज कॉल्ड द जेंटलेस्ट मदर, ठीक है। यहाँ पे नेचर को डायरेक्टली जेंटलेस्ट मदर कहा जा रहा है, तो ये मेटाफर हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेचर इज शोन एज पेशेंट एंड गिविंग माइल्ड वार्निंग्स। अब देखिए हर का वर्ड भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे हर लिखा हुआ है, तो हर जो प्रोनाउन है वो हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट, पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी वर्ड या जो कोई क्वालिटी या कोई चीज़ जो इंसानों के लिए इस्तेमाल की जाती है ना, उसको हम पर्सोनिफिकेशन के उसमें ले जाते हैं। तो फिर क्या है, इम्पेशेंट नहीं है, फिर उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है वो माइल्ड है, ये सब चीज़ें ना इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कस करी हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर इसके अलावा अगर आप देखें कि इसके अंदर क्या है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। एलिट्रेशन का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, फीबलेस्ट एंड, ये दिस इज नॉट एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन होती है कि जब आपके पास सेम साउंड रिपीट हो रहा हो, तो इसको आप यहाँ पे इग्नोर कर दें, ये यहाँ पे जो है ना मिस्टेक है, ओके। अच्छा, इसको आप ये कह सकते हैं कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ठीक है यहाँ पे तो साउंड का जो है एंड पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक कॉन्सोनेंस हो सकता है, एलिट्रेशन नहीं हो सकती, ओके। एलिट्रेशन वो होती है जब साउंड स्टार्ट हो रहा हो किसी भी एक वर्ड से। फिर आती है इन्वर्जन, ठीक है। ये क्या है, इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसको भी छोड़ दें। इंजम्पमेंट, ये देखें एक लाइन को यहाँ पे अगली लाइन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, दैट इज इंजम्पमेंट। ये सारी टेक्निक्स थी जो जिनका इस्तेमाल किया गया है इस पोइट्री के अंदर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब हम साथ ही ना राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं स्टैंजा की। राइमिंग स्कीम किस किस बच्चे को करनी आती है ऑलरेडी, किस किस बच्चे को पता है कि राइमिंग स्कीम क्या होती है। अगर सब बच्चों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सब बच्चे कह रहे हैं पता है, लेकिन फिर भी चले रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, व्हेन एवर यू हैव टू राइट राइमिंग स्कीम ऑफ एनी स्टैंजा, सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप आखिरी वर्ड्स को ना अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। आखिरी वर्ड को आपने अंडरलाइन कर लिया, आपने पहले जो पहला वर्ड है ना मदर, आपने इसको ए साउंड कह दिया। अब आप देखेंगे कि अगर चाइल्ड इसके साथ राइम करेगा ना तो हम इसको ए कह देंगे, अगर ये इसके साथ राइम नहीं करेगा तो हम इसको बी साउंड कह देंगे। अब चाइल्ड और मदर क्या राइम करते नहीं, ये तो राइम नहीं करते, इसका मतलब है कि चाइल्ड को हम बी साउंड यहाँ पे कह देते हैं, ओके। फिर हमारे पास आता है वे वर्डेस्ट। अब ये मदर चाइल्ड के साथ कहीं इन दोनों में से किसी के साथ राइम कर रहे हैं, अगर ये मदर के साथ राइम करता तो हम इसको ए कह देते, अगर ये चाइल्ड के साथ राइम करता तो हम इसको बी कह देते, लेकिन ये इन दोनों के साथ राइम नहीं कर रहा तो हम इसको सी कह देते हैं। अब देखते हैं माइल्ड। अब माइल्ड इन तीनों में से जिसके साथ भी राइम करेगा हम उसके वाला अल्फाबेट यहाँ पे लिख देंगे। अगर वो इनमें से किसी के साथ भी राइम नहीं करेगा तो हम क्या कर देंगे, हम इसको डी कर देंगे। तो अब बताएं क्या चाइल्ड माइल्ड किसी के साथ राइम कर रहा है किसके साथ, चाइल्ड के साथ, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम बी साउंड लिख देंगे, ए बी सी बी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप इसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। आई होप जहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि राइमिंग स्कीम हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स से याद रखिएगा कि राइमिंग स्कीम कैसे करनी है। आपने देख लेना है जो वर्ड्स आपस में राइम कर रहे होंगे उनको हम सेम साउंड वाला अल्फाबेट एलोकेट करेंगे, और जो नहीं राइम कर रहे होंगे हम उसको डिफरेंट लिख देंगे, ओके। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया पहला स्टैंजा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड स्टैंजा। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस जिस तरीके से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना उस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं कि हाउ इज नेचर डिस्क्राइब इन दिस स्टैंजा, डज नेचर गेट एंग्री विद वीक और स्टबर्न चिल्ड्रन, व्हाट डज एडमोनिशन माइल्ड मीन। तो आपके पास एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं और आपने उनको इसी तरीके से आंसर करना होता है। इसमें राइमिंग स्कीम का क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी वर्ड का मीनिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आई होप सबको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। तो हम अब सेकेंड स्टैंजा पे मूव कर जाते हैं। अच्छा, अब आता है स्टैंजा नंबर 2। अब इसके अंदर क्या है, इन फॉरेस्ट एंड द हिल बाय ट्रैवलर इज हर्ड,
तो अब क्या कहा जा रहा है, अब नेचर के बारे में ही बात हो रही है, नेचर की प्रेजेंस के बारे में बात हो रही है कि फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, वुड के अंदर, कहीं पे भी, या फिर पहाड़ों पे, हिल्स पे, माउंटेन्स पे, वैलीज में ये सुना गया है बाय ट्रैवलर इज हर्ड। ये किससे सुना है? जो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं उनसे सुना है। क्या सुना है? रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट स्क्विरल। अब रिस्ट्रेनिंग का क्या मतलब है? आपके पास ग्लॉसरी खुली भी होगी, आप लोगों को पता होगा कि रिस्ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है? इस चीज़ को रिस्ट्रेन करना, ठीक है? वो रैम्पेंट स्क्विरल। अब रैम्पेंट क्या है? जो अनकंट्रोल्ड है। रिस्ट्रेनिंग क्या है? जिसको रिस्ट्रेन किया गया है, जिसको रोका गया है, ठीक है? किसको रोक रहे हैं? जिसको रोका नहीं जा सकता हो। तो दो ऑपोजिट आइडियाज को इकट्ठा लिखा हुआ है। रिस्ट्रेनिंग मतलब किसी को रोक के रखना, जो उसको रोका जा रहा है, और उसके बाद क्या है? रैम्पेंट स्क्विरल, कोई ऐसी स्क्विरल है जो कंट्रोलेबल ही नहीं है, अनकंट्रोलेबल। और टू इम्पीटुअस बर्ड। इम्पीटुअस का क्या मतलब होता है? इम्पीटुअस का मतलब होता है इम्पल्सिव, एकदम से जो क्विक एक्शन ले रहा हो उसको कहते हैं। तो पूरे के पूरे स्टैंजा का मतलब क्या होगा कि फॉरेस्ट के अंदर और हिल के अंदर, या फिर नेचर की जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर, हमने ट्रैवलर से सुना है। ट्रैवलर से क्या सुना गया है? कि वहाँ पर क्या है, वो ऐसी क्रिएचर है नेचर की जिसको नेचर ने रोक के रखा हुआ है, जिसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है? यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट स्क्विरल। और र साउंड जो रिपीट हो रहा है, ये हमें एक और चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, वो क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है? कि जब आप क्या कर रहे हो, सेम साउंड्स रिपीट हो रहे हो, राइट? अच्छा, और टू इम्पीटुअस बर्ड। इम्पीटुअस बर्ड का क्या मतलब है? कि एक वर्ड जो बहुत ही क्विक एक्शन ले रहा है, जो इम्पल्सिव है, ठीक है? तो नेचर उन चीज़ों को भी कंट्रोल कर रही है, नेचर के अंदर वो चीज़ें भी हैं जो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब इसकी हम एक दफ़ा पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं कि इसकी पैराफ्रेजिंग क्या लिखी हुई है। नेचर्स प्रेजेंस इज हर्ड इन फॉरेस्ट एंड हिल्स बाय ट्रेवलर्स। तो नेचर की जो प्रेजेंस है वो फॉरेस्ट में भी है, वो हिल्स में भी है, और ये ट्रेवलर से हमने सुना है। ट्रेवलर्स जो भी उस तरह के इलाकों में जा रहे हैं, वो आके बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह नेचर है वो उस तरह हर जगह पर नेचर है। शी कंट्रोल्स वाइल्ड स्क्विरल्स एंड ओवरली एनर्जेटिक बर्ड्स। तो वो क्या करी है? जो वाइल्ड स्क्विरल्स हैं उनको भी कंट्रोल करी है। स्क्विरल क्या होती है? गुलहरी, ठीक है? तो गुलहरी को भी कंट्रोल करी है। इसके अलावा एनर्जेटिक बर्ड्स जो एकदम से उड़ जाते हैं बर्ड्स, उनको भी कंट्रोल किया हुआ है नेचर ने, ठीक है? तो नेचर के जो चिल्ड्रन है उनके अंदर हर चीज़ शामिल है, चाहे वो फिर एक इम्पीरियस बर्ड हो या फिर वो एक जो है वो स्क्विरल हो। कीपिंग एवरीथिंग बैलेंस्ड एंड पीसफुल। और वो क्या कर रही है? नेचर हर चीज़ को बैलेंस रख रही है, बराबर रख रही है, जो है वो पीसफुल रख रही है हर जगह पर। अब इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है कि नेचर ने जो रिस्ट्रेन किया हुआ है एनिमल्स को, क्योंकि रिस्ट्रेन एक ऐसी क्वालिटी जो इंसान ही कर सकता है ना, रोक सकता है, तो हमने वो क्वालिटी नेचर को दे दी, तो क्या है? पर्सोनिफिकेशन होगी। अगर हम इमेजरी देखें तो फॉरेस्ट की इमेजरी आपके दिमाग में फ़ौरन पिक्चर क्लियर होती है एक फॉरेस्ट की, फिर हिल्स की इमेजरी, स्क्विरल की, बर्ड की, ये सब आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हैं। जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ें, किसी फ्रेज को पढ़ें या किसी सेंटेंस को पढ़ें और आपके दिमाग में एक इमेज जनरेट हो, तो वो क्या होता है? वो इमेजरी होती है। फिर है एलिट्रेशन। रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट इज एलिट्रेशन। फिर क्या है? इन्वर्जन है, बाय ट्रैवलर इज हर्ड। फिर इंजम्पमेंट, अगेन आपकी एक बात को अगली बात से लिंक किया जा रहा है, ओके? फिर क्या है? हाइपरबोले, ठीक है? टू इम्पीरियस बर्ड। बहुत थोड़ा सा इसके अंदर हाइपरबोले है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, इसलिए इसको बेशक आप ना भी लिखें तो ठीक है। तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका इन दो स्टैंजा से रिलेवेंट, तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस। तो अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन आता है, पहले तो आप मुझे बताएंगे इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। अब सब बच्चे मेरे साथ मिलके इसकी राइमिंग स्कीम करेंगे। राइमिंग स्कीम करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे सारे आखिरी वर्ड्स को कि वो राइम कर रहे हैं या नहीं। यूजुअली आपकी वही राइमिंग स्कीम होती है जो पहले स्टैंजा की होती है, लेकिन क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हम हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम अलग अलग करेंगे। तो हम इसको हिल वाले को ए साउंड दे देते हैं, ठीक है? फिर हर्ड और हिल के आपस में राइम कर रहे हैं नहीं, इसलिए हम इसको बी साउंड दे देते हैं। फिर क्या है? स्क्विरल। स्क्विरल तो इनमें से किसी के साथ भी राइम नहीं करी, तो हमने इसको सी कह दिया। फिर हमारे पास एंड पे क्या है? बर्ड। बर्ड हर्ड से राइम कर रहा है, तो हमने ए बी सी बी हमने इसकी राइमिंग स्कीम कर दी। वेरी गुड आमना, नूरे सहर, अब्दुल कादिर, समन, इकरा, बुशरा, सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से राइमिंग स्कीम कर ली है। ओके, वेरी गुड। ए बी सी डी नहीं है, ए बी सी बी है, ठीक है? इकरा आप अपनी करेक्शन कर लिएगा, बाकी सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक की है। ज़ारा आप भी करेक्शन कर लिएगा, ओके? गुड। आरफा, ओके।
ठीक है, तो क्या होगी हमारे पास ये ABCB, ये आप लोगों की राइमिंग स्कीम आ गई। ओके अच्छा, तो अभी आप मुझे बताएं कि आपसे मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो क्या आप इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? वेयर इज नेचर हर्ड, नेचर को कहाँ सुना जा सकता है? कैन यू आंसर द क्वेश्चन एवरीबडी? वेयर इज नेचर हर्ड इफ वी टॉक अबाउट दिस स्टैंजा स्पेसिफिकली, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके बताएं कि नेचर को कहाँ सुना जा सकता है। बच्चे जो फिगरेटिव लैंग्वेज आप लोगों की सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है ना, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाएंगी चीज़ें और इतना टाइम नहीं है क्लास का, ठीक है। अदरवाइज मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर देती, इन्वर्जन, इंजेममेंट वगैरह। फॉरेस्ट एंड हिल के अंदर, वेरी गुड। तो क्या आप मुझे अभी इस स्टैंजा में से 2 फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस निकाल के बता सकते हैं? तेसीन खुद से गेस्ट नहीं करना, आपने जो पोइट्री के अंदर लिखा हुआ है ना, आपने उसके अंदर से ही आंसर करना है। ओके एवरीबडी, अब आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर कोई पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल जो हुआ हो, कोई सी भी 2, वो कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो जिनको आप फौरन से वो कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं? हरी अप एवरीबडी। इन फॉरेस्ट एंड द हिल बाय ट्रैवलर इज हर्ड रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट स्क्विरल और टू इम्पीटुअस बर्ड। एलिट्रेशन, वेरी गुड तहसीन। तहसीन ने एलिट्रेशन कहा है जो कि रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट था, दैट इज एलिट्रेशन, वेरी गुड। पर्सोनिफिकेशन, वेरी गुड। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर है? रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट स्क्विरल इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे, यस वेरी गुड, इमेजरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वेरी गुड। इकरा, फातिमा, आमना, समन, फातिमा, ईमान, हसीब, आमना, ठीक है। इमेजरी का भी इस्तेमाल हुआ है, चाहे हम वो बर्ड की बात करें, स्क्विरल की बात करें, ट्रैवलर की बात करें, हिल फॉरेस्ट की बात करें, हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट होता है और पर्सोनिफिकेशन भी, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आप लोगों से है वो क्या है? वो है व्हाट एनिमल्स आर मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा। कौन कौन से एनिमल्स का जिक्र किया गया है स्टैंजा के अंदर? कौन कौन से एनिमल्स का जिक्र किया गया है बच्चों? इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ राइट इन फ्रंट, स्क्विरल एंड बर्ड का जिक्र किया गया है, वेरी गुड। इसके अलावा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, व्हाट डज नेचर डू टू द एनिमल, नेचर क्या करती है एनिमल के साथ? नेचर क्या कर रही है विद द एनिमल्स इन द अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा? गुड बिहेवियर, इब्राहिम, कहाँ लिखा हुआ है गुड बिहेवियर? रिस्ट्रेनिंग एक्शन है यहाँ पर नेचर का, तो वो क्या करी है? जस्ट थिंक अबाउट इट एवरीबडी। ओके अब्दुल कादिर, पेशेंस, इस स्टैंजा के बारे में बात हो रही है स्पेसिफिकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस स्टैंजा एट द मोमेंट, अभी हम सिर्फ इस स्टैंजा के बारे में बात करें। उनको रिस्ट्रेन करी है, नेचर इज रिस्ट्रेनिंग एनिमल्स इन दिस स्टैंजा। ओके, रिस्ट्रेन करी है, रोक रही है, कंट्रोल करी है, बेसिकली कंट्रोल आप कह सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं पिछले वाले स्टैंजा की बात करूं तो उसके अंदर व्हाट डज एडमोनिशन माइल्ड मीन? अगर हम पहले स्टैंजा की बात करें जिसमें हमने ये पढ़ा था ना, तो अब आप मुझे बताएं स्टैंजा के अंदर एडमोनिशन माइल्ड का क्या मतलब था? आई होप सब बच्चों ने सुना तो होगा मैं क्या बता रही थी एडमोनिशन माइल्ड के बारे में। तो एडमोनिशन माइल्ड के बारे में आपकी क्या राय है? व्हाट इज द पोएट saying? What is admonition mild according to the poet? Good Amina, okay. Gentle warning, very good. Noor Sahar, kind behavior, okay. Okay, gentle to everyone, लेकिन admonition mild का क्या मतलब है ये मुझे बताएं। नूर सहर का थोड़ा अच्छा आंसर था, ठीक है। kind behavior, सब बच्चे ऐसे ही लिख रहे हैं, kind behavior and gentle to everyone. admonition क्या है? warning, advice या समझाने का तरीका, ठीक है। Nature's way of warning is mild, is gentle, ठीक है। Advice to correct someone, very good someone, ठीक है। तो बेसिकली जो नेचर का एडवाइस करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो क्या है? वो माइल्ड है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि इस स्टैंजा के अंदर से आपने मुझे कोई फिगर ऑफ स्पीच निकाल के देनी है 2, तो आप मुझे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच निकाल के देंगे या पोएटिक डिवाइसेस निकाल के देंगे इस स्टैंजा के अंदर से? Nature, the gentlest mother, impatient of no child, the feeblest or the waywardest.
एडमोनिशन माइल्ड, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। ओके, फातिमा ने लिखा है एडमोनिशन मीन्स अ वार्निंग और पीस ऑफ एडवाइस गिवन टू करेक्ट समवंस बिहेवियर। माइल्ड एडमोनिशन मीन्स अ जेंटल वार्निंग और सॉफ्ट करेक्शन, नॉट अ हार्श स्कॉल्डिंग। वेरी गुड। अच्छा, मेटाफर का है, पर्सोनिफिकेशन का है। ओके, सब बच्चों ने बताया है कि इसके अंदर मेटाफर है, नेचर को जो है वो क्या किया गया है, मदर के साथ रिलेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास आ गया, मेटाफर आ गया। इसके अलावा आपने क्या बताया है, इसके अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। सो ये भी पर्सोनिफिकेशन है नीचे, जब जहाँ पर उसको कहा जा रहा है इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड। ठीक है, जो पेशेंस का ताल्लुक है वो इंसानों के साथ है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर क्या है, इमेजरी। ओके, आई होप सबको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इसका मतलब है कि पहले 2 स्टेंजास हमें समझ आ गए हैं। नेक्स्ट जो स्टेंजास हैं इंशाल्लाह वो हम कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।